हेलो। गेस्टाल्ट थेरेपी पर इस फाइनल वीडियो में, जो कि थर्ड वीडियो भी है सीरीज में, हम देखेंगे कि गेस्टाल्ट थेरेपी में क्या तकनीकें इस्तेमाल की जाती हैं, थेरेपी के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जिनका कुछ का नाम आपने पिछले लेक्चर्स में, पिछले वीडियोस में भी सुना है, जैसे एम्प्टी चेयर मेथड। इस तरह के और क्या क्या मेथड्स हैं और एक्सपेरिमेंट्स, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है गेस्टाल्ट थेरेपी का, इन सारी टेक्निक्स के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गेस्टाल्ट थेरेपी में एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। तो गेस्टाल्ट अप्रोच थेरेपी का जो है, उससे बहुत ही ऑब्वियस और इजी माना जा सकता है। लोगों को लग सकता है कि बहुत ही सरल प्रक्रिया या बहुत ही सरल चिकित्सा पद्धति है, और थेरेपिस्ट का काम इसमें बहुत ही आसान है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें क्लाइंट को खुद करनी होती हैं। थेरेपिस्ट सिर्फ एक मार्गदर्शक के तौर पे काम करता है, पर ऐसा सच नहीं होगा। यहाँ पर बहुत सारे इंटरवेंशंस मेथड डेवलप किए जाते हैं गेस्टाल्ट थेरेपी में, लेकिन अगर ये प्रक्रियाएं, ये मेथड जो हैं, सिर्फ एक मशीनी तौर पर क्लाइंट को हम देते जाएंगे या ये प्रक्रिया करवाते जाएंगे, तो उसको जो यथार्थपरक या जो सच्चाई की ज़रूरत है, जो उसे अवेयरनेस और जागरूकता अपने बारे में लानी है, अपने यथार्थ को जानना है, अपने सच को जानना है, वो चीज़ें फिर सरफेस नहीं हो पाएंगी, वो चीज़ें ऊपर नहीं आ पाएंगी। इसलिए एक ऑथेंटिक थेरेपिस्ट के कांटेक्ट में क्लाइंट को होना चाहिए। गेस्टाल्ट थेरेपी में जो भी तरीके इस्तेमाल होते हैं, वो क्लाइंट की ज़रूरतों को देखते हुए उसके हिसाब से टेलर मेड होते हैं। क्लाइंट की ज़रूरतों के हिसाब से वो मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और एक्सपेरिमेंट्स जो प्रेजेंट किए जाते हैं क्लाइंट के सामने, वो एक्सपेरिमेंट्स या वो प्रयोग एक तरह से थोपे नहीं जाते हैं क्लाइंट पर, बल्कि क्लाइंट को निमंत्रित किया जाता है, उन्हें इनवाइट किया जाता है कि आप ये प्रक्रिया एक्सप्लोर करके देखिए, ये प्रयोग खुद पर करके देखिए। तो जो भी गेस्टाल्ट थेरेपी में मेथड्स इस्तेमाल होते हैं, जो कोई भी थेरेपिस्ट इस्तेमाल करता है परामर्शन में या मनोचिकित्सा में, उसमें जाने से पहले हमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बीच में अंतर समझना ज़रूरी है। ये दोनों ही चीज़ें गेस्टाल्ट थेरेपी के अंतर्गत आती हैं: एक्सरसाइजेस, या इसको टेक्निक भी बोल सकते हैं, और एक्सपेरिमेंट्स। एक्सरसाइजेस वो रेडीमेड टेक्निक्स होती हैं जो कि थेरेपी में कोई एक गोल हासिल करने के लिए, कोई एक उद्देश्य हासिल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये पहले से बनी हुई तकनीकें हैं, जिसका थेरेपिस्ट जब देखता है कि इस तरह का मौका है, इस तरह की ज़रूरत है, तो कोई उद्देश्य पूरा करने के लिए थेरेपी के दौरान वो कोई एक्सरसाइज करवा सकता है, कोई एक प्रयोग क्लाइंट से करवा सकता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये एक्सरसाइजेस जो होते हैं, वो एक कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं, और इससे अगर ग्रुप में थेरेपी हो रही है तो ग्रुप के सदस्यों के बीच संपर्क बढ़ाने में, या एक व्यक्ति के बारे में भी उसे अपनी अवेयरनेस बढ़ाने में इस्तेमाल किया जाता है। ये एक्सरसाइजेस होती हैं। एक्सपेरिमेंट्स थोड़े अलग होते हैं। एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं, वो क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में जो संवाद चल रहा है, जो डायलॉग चल रहा है, जो इंटरैक्शन हो रहा है उनके बीच, उसके दौरान एक्सपेरिमेंट्स निकलकर उभर कर सामने आते हैं। तो ये पहले से प्री प्लान्ड चीजें नहीं होती हैं, पहले से कोई प्लानिंग नहीं की गई होती है। एक्सरसाइजेस की तरह से ये नहीं होते हैं, ये इन द मोमेंट जन्म लेते हैं। कोई पर्टिकुलर वार्तालाप चल रहा है, कोई बातचीत, कोई इंटरैक्शन चल रहा है क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में, और उसमें एक एक्सपेरिमेंट जन्म लेता है। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग की जो हम बात करते हैं गेस्टाल्ट थेरेपी में, जहाँ पे हम क्लाइंट को जागरूक कराते हैं उसके खुद के अनुभवों के लिए, उसके एक्सपीरियंसेस के लिए, उसमें एक्सपेरिमेंट्स बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। फ्रू ने एक्सपेरिमेंट को कुछ इस तरह डिफाइन किया है कि ये वो मेथड है, ये वो तरीका है जो कि परामर्शन का केंद्र, उसका फोकस शिफ्ट करता है, चेंज करता है, और उस मुद्दे पर, उस टॉपिक पर लेके जाता है जिस पे आपकी बात हो रही है, लेकिन उस टॉपिक से जो बात चल रही है क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में, उस टॉपिक से फोकस हटाकर ये किधर ले जाता है, एक्टिविटी की तरफ, कि क्लाइंट उस समय क्या कर रहा है, उसकी हरकत क्या है, वो क्या एक्टिविटी में संलग्न है, उस समय क्या गतिविधियां कर रहा है, उस पर फोकस शिफ्ट कर देता है।
जो वार्तालाप चल रहा है क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में, वहां से ध्यान हटाकर एक्सपेरिमेंट जो होता है वो व्यक्ति के एक्टिविटी पर शिफ्ट हो जाता है, उस पर फोकस ले जाता है, उस पर ध्यान केंद्रित करवाता है, ताकि जो क्लाइंट है वो ज्यादा अवेयर हो सके, ज्यादा गहरी समझ विकसित कर सके, और जो चीजें उस समय में हो रही हैं, हियर एंड नाउ में हो रही हैं, उस एक्सपीरियंस को वो बेहतर समझ सके। इसी तरह मेलनिक और नेविस ने एक्सपेरिमेंट्स को बताया है कि ये अक्सर टेक्निक्स के साथ कंफ्यूज किए जाते हैं। टेक्निक्स यानी एक्सरसाइजेस, क्योंकि एक्सरसाइजेस को एक और नाम से हम बोलते हैं टेक्निक्स। तो उन्होंने भी ये चीज मानी कि एक्सरसाइजेस और एक्सपेरिमेंट्स ये दोनों आपस में बहुत कंफ्यूजन पैदा करते हैं, और उन्होंने आगे समझाया कि एक एक्सपेरिमेंट जो होता है वो साइकोथेरेपी के दौरान, मनोचिकित्सा के दौरान जो चीजें चल रही हैं उस समय में, हियर एंड नाउ में, वहां और उस समय में जो वार्तालाप चल रहा है, जो चीजें चल रही हैं, जो बात डिस्कस हो रही है, उसमें से उस समय उस मोमेंट में निकलकर सामने आता है, वो पहले से प्लान्ड नहीं होता है। जबकि एक टेक्निक या एक्सरसाइज एक पहले से प्लान किया हुआ एक्सपेरिमेंट कही जा सकती है, जिसका कि एक फिक्स उद्देश्य होता है कि इस उद्देश्य के लिए इसको इस्तेमाल किया जाना है। तो एक्सरसाइजेस और एक्सपेरिमेंट्स में यही अंतर है। एक्सरसाइजेस प्री प्लान्ड होती हैं, पहले से उसकी प्लानिंग होती है और उसका कुछ स्पेसिफिक उद्देश्य होता है, कुछ विशिष्ट उसका उद्देश्य होता है, ध्येय होता है। एक्सपेरिमेंट्स पहले से प्लान नहीं किए जाते, वो मनोचिकित्सा की प्रक्रिया के दौरान किसी भी पल में वो सामने आ सकते हैं, और ये कोई एक निश्चित उद्देश्य लेकर नहीं होते हैं, ये पहले से प्लान किए नहीं होते हैं। तो आप पहले से नहीं बता सकते कि चिकित्सा प्रक्रिया के दौरान कब कहां पे कोई नया एक्सपेरिमेंट उभर कर सामने आएगा। गेस्टाल्ट थेरेपी में एक एक्सपेरिमेंट को इंटरवेंशन की तरह देखा जाता है, और ये एक सक्रिय तकनीक है जिससे क्लाइंट अपने एक्सपीरियंस को बेहतर समझ पाता है थेरेपिस्ट की मदद से। एक्सपेरिमेंट्स व्यक्तियों को या क्लाइंट्स को ये मौका देते हैं कि उनका जो अधिगम है, उनकी जो लर्निंग हो रही है अपने बारे में, वो एक क्रमबद्ध, चरणबद्ध तरीके से हो पाए, एक सिस्टमैटिक वे में हो पाए, और इससे क्लाइंट अपने अनुभवों को और एक्सप्लोर करता है, उन्हें और गहराई से समझ पाता है। क्लाइंट समझ पाता है कि वो कैसा सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है, किस तरह की उसे संवेदनाएं हो रही हैं, और किसी एक निश्चित तरह से व्यवहार करना उसके हित में है या उसके लिए अहितकर है। एक्सपेरिमेंट का गोल हमेशा सिखाना होता है, लर्निंग होती है, ताकि इंसान अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने अनुभवों को और बेहतर और सटीक तरह से समझ पाए, और जब उसके सामने नए अवसर आए तो वो सही तरह का रिस्पॉन्स दे पाए, सही तरह की प्रतिक्रिया दे पाए, क्योंकि उसे अब इतनी समझ हो गई है, इतना नॉलेज और अवेयरनेस अपने बारे में हो गई है कि उसे पता है कि क्या बिहेवियर मेरे लिए अच्छा है और क्या नहीं, और वो उसी हिसाब से फिर चीजों के लिए प्रतिक्रिया देता है। तो जो डायलॉग चल रहा होता है, जो बातचीत चल रही होती है, जो वार्तालाप होता है थेरेपिस्ट का और क्लाइंट का, एक्सपीरियंसेस उसमें बहुत ही मुख्य भूमिका निभाते हैं, और क्लाइंट्स जो होते हैं उनको थेरेपी के दौरान अगर उनके एक्सपीरियंसेस समझने में मदद की जाए तो इनके लिए बहुत यूजफुल होता है ये। गेस्टाल्ट थेरेपी में एक्सपेरिमेंट्स बहुत ही मूलभूत स्थान रखते हैं। जिंकर कहते हैं कि थेरेपी की जो प्रक्रिया होती है गेस्टाल्ट थेरेपी में, वो एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स होता है, प्रयोगों की एक श्रृंखला होती है, जिससे क्लाइंट को अपने अनुभवों को बेहतर समझने में मदद मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि एक्सपेरिमेंट्स या प्रयोगों से जो क्लाइंट्स चीजें सीखते हैं अपने बारे में, वो न सिर्फ उन्हें आश्चर्यचकित करती हैं बल्कि थेरेपिस्ट को भी करती हैं, मनोचिकित्सक को भी करती हैं, क्योंकि उन्होंने वो पहलू उस अनुभव का देखा ही नहीं होता है जो एक्सपेरिमेंट्स के जरिए उनके सामने आता है। तो इससे उन्हें अपने बारे में खोज करने में मदद मिलती है, अपने को बेहतर समझने में मदद मिलती है। गेस्टाल्ट एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं, जो प्रयोग होते हैं, वो बहुत ज्यादा रचनात्मक कार्यों की तरह होते हैं, और ये मौका देते हैं क्लाइंट को कि वो खुद को अभिव्यक्त करे व्यवहारिक तौर पर। तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ये पोल्स्टर के अनुसार अगर हम देखें तो उनका मानना था कि एक्सपेरिमेंट्स थेरेपिस्ट डिजाइन करता है,
और वो उस पल में, उस मोमेंट में जो बातचीत चल रही है या जो मुद्दे डिस्कस हो रहे हैं उससे उभर कर सामने आते हैं। अब ये कोई भी चीज हो सकती है, या तो क्लाइंट ने अपनी किसी जरूरत के बारे में डिस्कस किया, अपने सपनों के बारे में कुछ डिस्कस किया, कुछ काल्पनिक चीजों के बारे में बात की, या बॉडी के प्रति, शारीरिक संवेदनाओं के प्रति अपनी जागरूकता के बारे में कुछ बातचीत की, तो उनसे संबंधित कोई प्रयोग सजेस्ट कर सकते हैं जो थेरेपिस्ट होते हैं। और वो सजेशन देते हैं, वो थोपते नहीं है क्लाइंट के ऊपर। क्लाइंट को तय करना है कि क्या वो एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते हैं कि नहीं। तो ये एक्सपेरिमेंटेशन रचनात्मक कार्य होता है, और अगर थेरेपिस्ट का सपोर्ट मिले तो क्लाइंट्स अक्सर इस तरह के प्रयोगों को करके देखना चाहते हैं, ताकि वो बेहतर समझ सकें कि उनके लिए क्या उपयोगी होगा और क्या चीज उपयोगी नहीं होगी। मिरियम पॉल्सनर के अनुसार एक एक्सपेरिमेंट एक तरीका होता है जिससे व्यक्ति के आंतरिक जो द्वंद्व हैं वो सामने आ पाते हैं। उनका जो आंतरिक स्ट्रगल है, जो संघर्ष वो कर रहे हैं अपने अंतर्मन में, वो चीजें बाहर आ पाती हैं। इससे क्लाइंट को एक मौका मिलता है कि उसके जीवन में वो जहां फंसा हुआ या उलझा हुआ महसूस कर रहा है, वो चीजों को व्यवहारिक तौर पर वो व्यक्त कर सके। क्योंकि यहाँ पर जब उसे चीजें करके देखनी है, व्यवहारिक तौर पर एक्सप्रेस करनी है, तो थेरेपी के माहौल में वो कर रहा है जहां पूरी सुरक्षा है, जहां उसका कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट करके देख सकता है कि किसी परिस्थिति में हम क्या व्यवहार करेंगे तो ये मेरे लिए कारगर हो सकता है या नहीं। तो पॉल्सनर के अनुसार गेस्टाल्ट एक्सपेरिमेंट्स या प्रयोग बहुत तरह के रूप ले सकते हैं। जैसे क्लाइंट भविष्य में होने वाली कोई घटना जिसके बारे में वो चिंतित है कि ऐसा कुछ बुरा होगा, उसके बारे में इमेजिन कर सकता है और उसके बारे में एक्ट करके वहां पर देख सकता है, व्यवहारिक तौर पे चीजों को व्यक्त कर सकता है। हो सकता है कभी ऐसा भी कि क्लाइंट अपने लाइफ में किसी और महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ बातचीत का सीन करके दिखाए वहां पर व्यवहारिक तौर पर। तो टर्न्स लेते हैं लोग, पहले क्लाइंट खुद की तरह से बोलेगा, उसके मन में क्या विचार आ रहे हैं, फिर उसका जिस व्यक्ति से संघर्ष चल रहा है, कोई परेशानी चल रही है जो कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है उनके जीवन में, उसके मन में क्या विचार है वो उस तरह से भी बोलकर क्लाइंट देखता है। तो खुद ही के साथ वो डायलॉग करता है अलग अलग रोल लेकर। इसी तरह से कोई पुरानी मेमोरी है, कोई याद है, कोई स्मृतियां है पुराने समय की, उसको व्यक्ति फिर से पुनर्जीवित करता है, फिर से उसको आज में, वर्तमान में उसको एक्सपीरियंस करने की कोशिश करता है। ये अच्छी भी हो सकती हैं स्मृतियां, बुरी भी हो सकती हैं, पर अक्सर बुरी होती हैं क्योंकि शायद वो कुछ समस्याएं पैदा कर रही हैं जिसकी वजह से व्यक्ति थेरेपी में आया है। इसी तरह से कभी कभी क्लाइंट अपने माता या अपने पिता का रोल ले सकता है, और वो लोग किस तरह से व्यक्ति के साथ बर्ताव करते हैं या उसकी बातों को किस तरह रिस्पॉन्स देते हैं, ये चीजें व्यक्ति खुद ही अलग अलग रोल्स लेके, दोनों के ही डायलॉग खुद ही बोलकर ये बातचीत करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर थेरेपिस्ट भी उनकी हेल्प कर पाते हैं और वो खुद रियलाइज कर पाते हैं कि कहाँ उन्हें किस तरह जवाब देना है, कहाँ वो गलत तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं जिससे परेशानियां बढ़ती हैं संबंधों में। इसी तरह से जो नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस हैं, जो अशाब्दिक हाव भाव, भाव भंगिमाएं हैं व्यक्ति की, उसके पोस्चर जो है, उसका हाथ पैर का एक्सप्रेशन, चेहरे का एक्सप्रेशन जो है, वहां पर कहाँ दिक्कतें हैं, इस पर फोकस करने में मदद मिलती है। और कभी कभी व्यक्ति के अंतर्मन में ही जो दो हिस्से होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अंतरात्मा में ही जो दो हिस्से होते हैं, उनके बीच में जो आंतरिक द्वंद्व चलता रहता है, जो बहस या वार्तालाप चलती रहती है, उसका भी रोल प्ले करके बाहरी तौर पे, व्यवहारिक तौर पे चीजें व्यक्त की जाती हैं, जिससे कि समझ में आ पाता है व्यक्ति को कि उसके मन में कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ पर उसे कोई डिसीजन लेने में, कोई फैसला लेने में समस्या आ रही है, कहाँ वो दो तरह के विरोधाभासी विचार अपने मन में सोच रहा है और उसकी वजह से वो फंसा हुआ महसूस कर रहा है, चीजें डिसाइड नहीं कर पा रहा है। तो ये चीजें एक्सपेरिमेंट के तौर पर करके देखी जाती हैं। क्लाइंट्स को कभी कभी ऐसा भी महसूस हो सकता है कि उनके पास्ट में जो चीजें हुई हैं वो उनके लिए कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रही हैं, और उसको भी वो आज के समय में इनैक्ट करके या एक्सप्रेस करके बिहेवियरली प्रयोगों के तौर पर देख सकते हैं। इसीलिए ये बोला गया है कि हर व्यक्ति, हर क्लाइंट के हिसाब से, उसकी जरूरत और उसके प्रॉब्लम्स को देखते हुए उसके हिसाब से अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स कराए जाने चाहिए,
और नियत समय पर, सही समय पर जहां जरूरत है वहां पर कराने चाहिए। और यहाँ पर थेरेपी के माहौल में दोनों चीजें मेंटेन होनी चाहिए, सपोर्ट भी करना चाहिए क्लाइंट को, पर थोड़ा रिस्की भी होने देना चाहिए। अगर जो थेरेपिस्ट है बहुत संवेदनशील नहीं होगा क्लाइंट के प्रति, उसको सपोर्ट नहीं करेगा, सजग नहीं रहेगा, तो या तो क्लाइंट्स बहुत ज्यादा भयभीत महसूस करेंगे क्योंकि जो उनके पुराने यादें या परेशानियां थी उनको पूरा जीवंत रूप में करते हुए व्यवहारिक तौर पे उन्हें घबराहट और डर लग सकता है। या हो सकता है कि वो बिल्कुल भी इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहे, बहुत ही सेफ रखना चाहे खुद को, और वो पुरानी चीजें बातें फिर से याद करके अपने मन को दुखी ना करना चाहे, तो वो प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी, वो सामने नहीं आ पाएंगी। तो ये दोनों ही नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन करते हुए चलना चाहिए। गेस्टाल्ट थेरेपी में जो विधियां इस्तेमाल होती हैं वो कभी कभी अमूर्त लग सकती हैं, अजीब लग सकती हैं क्लाइंट्स को, और ये स्वाभाविक भी है क्योंकि कभी कभी अगर क्लाइंट्स को मान लीजिए कहा जाएगा कि आपने जो स्वप्न में देखा, उस स्वप्न में जो भी और व्यक्तियों को देखा या जो भी वस्तुओं को देखा, आपको हर एक का रोल प्ले करना है, हर एक की एक्टिंग करनी है या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बात करनी है। जैसे अगर आपने सपने में एक सेब देखा तो अब सेब क्या सोच रहा है या उसके तरफ से क्या विचार होंगे, आप ऐसा करके देखिए। तो ये सब बातें बड़ी अजीब और बेतुकी लग सकती हैं किसी क्लाइंट को। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि जो भी गेस्टाल्ट थेरेपी करने वाले मनोचिकित्सक होते हैं उन्होंने खुद पर गेस्टाल्ट थेरेपी आजमाई हो, उन्होंने पर्सनली इन चीज को एक्सपीरियंस किया हो, तभी वो कन्विंसिंग तौर पे क्लाइंट को समझा पाएंगे कि ये करना क्यों महत्वपूर्ण है या क्यों जरूरी है। इसीलिए जो भी थेरेपिस्ट हैं जो ये प्रक्रिया सीखने के क्रम में है, जो थेरेपिस्ट बनने के क्रम में है और गेस्टाल्ट थेरेपी सीख रहे हैं, उन्हें ये सारी टेक्निक्स खुद पर इस्तेमाल पहले करनी चाहिए। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है कि क्लाइंट्स को कैसे मानसिक तौर पे तैयार किया जाए गेस्टाल्ट एक्सपेरिमेंट्स के लिए या गेस्टाल्ट में जो प्रयोग होते हैं उनके लिए। ये जरूरी है कि क्लाइंट्स को मानसिक तौर पर तैयार किया जाए, क्योंकि अगर वो तैयार नहीं होंगे तो वो चीजों को समझेंगे नहीं और एक्सपेरिमेंट्स को बेतुका समझकर उसको सही से अपने जागरूकता को बढ़ाने के लिए प्रयोग में नहीं लाएंगे। इसके लिए जरूरी होता है कि थेरेपिस्ट क्लाइंट के साथ सौहार्दपूर्ण और भरोसेमंद संबंध स्थापित करे, ताकि जब उसे चीजें करने के लिए कही जाए, एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए कहे जाए, तो वो उनके लिए मानसिक तौर पर तैयार हो और उनमें भरोसा करे कि ये मेरे लिए लाभकारी होंगे, इनसे मुझे अपनी अवेयरनेस बढ़ाने में और सहायता मिलेगी। और ऐसे में फिर अगर क्लाइंट्स के मन में कोई गतिरोध उत्पन्न हो रहा है थेरेपी के दौरान या ये एक्सपेरिमेंट्स करने के दौरान, तो वो इस चीज को रिकॉग्नाइज करेंगे, इस चीज को समझ पाएंगे और फिर वो सही तरह से एक्सपेरिमेंट्स में भाग ले पाएंगे। अगर हम थेरेपी में चाहते हैं कि क्लाइंट्स कोऑपरेट करें, सहयोग करें, तो काउंसलर्स को ये चाहिए कि वो उन्हें डायरेक्ट कमांड नहीं करें, उनको निर्देशित नहीं करें क्लाइंट्स को कि आपको ये एक्सपेरिमेंट करके देखने हैं। वो उन्हें आमंत्रित करें कि आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए और देखिए कि इससे आप क्या सीख पाते हैं, इससे आपकी समझ और कैसे विकसित होती है। क्लाइंट्स को ये भी बता दिया जाता है कि एक बार आप प्रयोग शुरू कर रहे हैं तो उसके दौरान आप जब चाहें रोक सकते हैं, आपके हाथ में पूरी क्षमता है, आपके हाथ में पावर है, आपको तय करना है कि क्या करना है। कभी कभी क्लाइंट्स बोल सकते हैं कि ये सब जो करवाया जा रहा है, ये प्रयोग बड़े अजीब से लग रहे हैं, बेतुके लग रहे हैं, बनावटी से लग रहे हैं। ऐसे में थेरेपिस्ट को कुछ इस तरह जवाब देना चाहिए कि क्या आप फिर भी इसको एक प्रयास करके देखना चाहेंगे और ट्राई करना चाहेंगे कि इसका क्या परिणाम आएगा, क्या चीजें सामने आएंगी। यहाँ पर जब क्लाइंट रेजिस्ट करता है, विरोध करता है, किसी तरह का गतिरोध दिखाता है कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, बनावटी लग रहा है, बकवास लग रहा है, कुछ और तरह का, तो ये एक गतिरोध दिखाता है चीजों के बीच में, जिससे उनके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। इसलिए गेस्टाल्ट थेरेपिस्ट को ये अपेक्षा करनी चाहिए कि ऐसा होगा, प्रयोगों को करवाने के दौरान क्लाइंट्स का इस तरह का रिस्पॉन्स आएगा, और जब इस तरह का रिस्पॉन्स आए तो उन्हें कोऑपरेटिव वे में मदद करनी चाहिए, उन्हें निर्देशित नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर थोपना नहीं चाहिए कि उन्हें ये प्रयोग करके देखने ही हैं। गेस्टाल्ट एक्सपेरिमेंट सबसे बेहतर तब काम कर पाते हैं जब थेरेपिस्ट
क्लाइंट्स किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनका सांस्कृतिक परिवेश क्या है, उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है, कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, इसके बारे में वो अच्छी समझ रखते हो और क्लाइंट के साथ अच्छा संबंध स्थापित करके रखा हो। जो क्लाइंट्स बहुत लंबे समय से अपनी भावनाओं को दबाते आ रहे हैं, उन पर ध्यान नहीं देना चाहते, उनको दबा कर रखना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत भयानक है, डरावनी है या तकलीफ दे हैं, ऐसे लोग भी अवॉइड करेंगे इस तरह के प्रयोगों को करना, क्योंकि उन्हें पता है कि ये करने से उनकी भावनाएं सारी सतह पर आ जाएंगी जो उन्होंने इतने समय से दबा कर रखी हैं, और ये फिर पीड़ादायक हो सकती हैं, ये तकलीफ देह हो सकती हैं। तो वो यहाँ पे भी रिलक्टेंस शो करेंगे, वो अवॉइड करना चाहेंगे, ये एक्सपेरिमेंट्स नहीं करना चाहेंगे। पुराने समय में गेस्टाल्ट थेरेपी की जो पद्धति थी उसमें रेजिस्टेंस या जो अवरोध या विरोध क्लाइंट्स प्रदर्शित करते हैं उसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। लेकिन आज के समय में जो गेस्टाल्ट थेरेपी की प्रक्रिया है उसमें रेजिस्टेंस पर बहुत फोकस नहीं किया जाता, बल्कि इसे गेस्टाल्ट थेरेपी में बिल्कुल गैर जरूरी बताया जाता है कि इसका कोई महत्व नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए हो सकता है शायद, जैसा कि फ्रू ने बताया है, कि रेजिस्टेंस या विरोध का अर्थ एक तरह से ये होगा कि थेरेपिस्ट क्लाइंट से कुछ करवाना चाह रहे हैं, अपने मन का करवाना चाह रहे हैं, जो उन्होंने बोला वो चीज चाह रहे हैं कि क्लाइंट पालन करे, और क्लाइंट मना कर रहा है, तो इसको विरोध के रूप में देखा जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत चीज होगी। क्योंकि गेस्टाल्ट थेरेपी में जो थेरेपिस्ट है उसे क्लाइंट पर कुछ थोपना नहीं होता है, अपने मन का कुछ नहीं कराना होता है, बल्कि उसे चाहिए कि उस समय, उस पल में, वर्तमान में जो चीजें हो रही हैं उसको समझे, उसका अवलोकन करे, उस पर ध्यान केंद्रित करे, न कि कुछ करने या करवाने की कोशिश करे। तो अगर ये चीज नहीं करवाएगा तो ये विरोध करने का जो कॉन्सेप्ट है, रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है कि क्लाइंट कुछ गलत कर रहा है, ये चीजें आएंगी ही नहीं। पोल्स्टर्स जो हैं उनके अनुसार जो भी परिवर्तन व्यक्ति में होता है, जो उसमें जागरूकता आती है अपने बारे में, वो संपर्क जो कर रहा है वो थेरेपिस्ट के साथ उससे आती है, और जो जागरूकता महसूस हो रही है अपने अनुभवों के बारे में उससे होती है। तो परिवर्तन इन चीजों से आता है। उनको कोई परिवर्तन लाने की निश्चित तौर पे कोशिश नहीं करनी कि नहीं मुझे कुछ परिवर्तित करना ही है। परिवर्तन अपने आप होगा अगर वो जागरूक हो रहे हैं और संपर्क बनाए हुए हैं थेरेपिस्ट के साथ में। मॉरर बोलते हैं कि जो रेजिस्टेंस या विरोध दिखाई देता है क्लाइंट्स में, उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसका आदर करना चाहिए और उसे बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। उसे एक एनर्जी के रूप में देखना चाहिए, एक बल, एक शक्ति के रूप में देखना चाहिए, न कि एक दुश्मन के रूप में या किसी नेगेटिव चीज के रूप में कि ये खराब चीज है थेरेपी की प्रक्रिया में कि क्लाइंट्स विरोध करें। उसको इस प्रकार से नहीं देखा जाना चाहिए। गेस्टाल्ट थेरेपी में हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि इसमें जो भी प्रयोग या एक्सपेरिमेंट्स कराए जाते हैं उनका सीधा सीधा कार्य ये है कि क्लाइंट की जागरूकता बढ़ाएं, उसकी अवेयरनेस बढ़ाएं और उन्हें एक सेफ माहौल दें। थेरेपी सत्र में जो माहौल दिया जाता है उन्हें, वो एक सुरक्षित माहौल है जहां पर वो नए नए व्यवहारों को ट्राई कर सकते हैं, उन पर एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि उनका क्या परिणाम हो रहा है, जो शायद अगर सीधे तौर पे अपने निजी जीवन में करेंगे तो उनके कुछ खराब परिणाम हो सकते हैं, लोग सही तरह से प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं और उसका कुछ परिणाम भुगतना पड़ सकता है। तो यहाँ पर उन्हें एक साफ सुथरा और सुरक्षित माहौल मिलता है, थेरेपिस्ट का मार्गदर्शन मिलता है, जहां पर वो नए नए व्यवहारों के साथ एक्सपेरिमेंट करके उनका क्या परिणाम आ रहा है ये चीजें देख सकते हैं। और ये जो उन्हें नॉलेज मिलती है इसके वजह से वो अपने बारे में और गहराई से समझ विकसित कर पाते हैं और अपने लाइफ में जो जरूरी परिवर्तन करने हैं, जो बदलाव करने हैं, जो वो करना चाहते हैं, वो करने में इन्हें मदद मिलती है। अब यहाँ पर हमें देखना होगा कि कन्फ्रंटेशन का क्या रोल होता है गेस्टाल्ट थेरेपी में, यानी मुठभेड़ या आमना सामना किसी चीज का, इसका क्या रोल होता है। तो कई बार ऐसा होता है गेस्टाल्ट थेरेपी में कि क्लाइंट्स जो काउंसलर है, गेस्टाल्ट थेरेपिस्ट जो है, उसके व्यवहार को बहुत ही सीधा सपाट, बहुत ही डायरेक्ट मानते हैं और बहुत ही मुठभेड़ वाला रवैया मानते हैं, और जो उन्हें अच्छा नहीं लगता है, उन्हें इससे नाराजगी होती है। पर ये एक गलती होगी कि किसी थेरेपी को
उसके जो फाउंडर थे, उसके जो जनक थे, उनसे तुलना करके देखी जाए। शुरुआत में फ्रिट्ज पर्ल्स जब वर्कशॉप्स करते थे जहाँ पे वो गेस्टाल्ट थेरेपी का डेमोन्स्ट्रेशन देते थे, तो वहाँ लोग जो थे, जो ऑडियंस होती थी, उन्हें समझ में आता था कि फ्रिट्ज पर्ल्स बहुत ज़्यादा निष्ठुर तरह से लोगों से बातचीत करते थे और बहुत ज़्यादा मुठभेड़ जैसा रवैया रखते थे, बिल्कुल आमने सामने दो टूक बात बिल्कुल मुंह पर बोल देना और थोड़ा हर्टफुल अंदाज में बोलना, तकलीफ पहुंचाने वाले अंदाज में बोलना, इस तरह से करते थे। योंटेफ इस तरीके को जो वो इस्तेमाल करते थे उसको नाम देते हैं बूम 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 थेरेपी, मतलब बिल्कुल विस्फोटक अंदाज में कोई चीज करना। तो यहाँ पर जो वो कन्फ्रंटेशन का तरीका अपनाते थे, जो सीधे दो टूक सपाट और कड़े शब्दों में क्लाइंट को उनकी कमियां या दिक्कतें बताते थे, वो चीजें बहुत अच्छी नहीं मानी जाती हैं आज के समय में। उस समय में 1960 और 70 के दशक में ये चीजें चलती थी। उस समय ऐसा समय था क्योंकि गेस्टाल्ट थेरेपी नई नई जन्म ली थी और फ्रिट्ज पर्ल्स ने ही इसका इजाद किया था। तो उस समय वो चीजें जो भी बताते थे वही सच मान लिया गया, उसी तरह से चीजों को फॉलो किया जाता था। लेकिन आज इतने वर्षों बाद ये माना जाता है कि वो तरीका अप्रोच करने का बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि गेस्टाल्ट थेरेपी में क्लाइंट को ज्यादा काम करना होता है, थेरेपिस्ट को मार्गदर्शक की तरह होना पड़ता है, लेकिन वो क्रिटिसाइज नहीं करते हैं क्लाइंट को, उनमें कमियां या मीन मेक नहीं निकालते हैं। आज के समय में गेस्टाल्ट थेरेपी की जो प्रक्रिया है उसमें ये कन्फ्रंटेशनल स्टाइल, जहाँ पे बहुत ही नकारात्मक तरीके से या बहुत ही निष्ठुर या कड़े शब्दों में बात की जाती थी, वैसा चीज आज नहीं पाया जाता है। और योंटेफ के अनुसार आज के समय में जो गेस्टाल्ट थेरेपी इस्तेमाल होती है उसमें बहुत ज्यादा सपोर्ट, काइंडनेस, सहृदयता और कंपैशन या दयालुता की भावना होती है थेरेपी में। यहाँ पर बहुत ही समानुभूति व्यक्त की जाती है और फोकस इस चीज पर होता है कि क्लाइंट कैसे अपनी अवेयरनेस को बढ़ाएं, अपनी जागरूकता को और बढ़ाएं। पर्ल्स जो तरीका प्रैक्टिस करते थे वो बहुत ज्यादा कन्फ्रंटेशनल अप्रोच था और उसमें वो कहते थे कि ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि क्लाइंट्स जब भी कोई चीजें करना अवॉइड करते हैं, जैसे उनसे कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा जाए, कोई प्रयोग करके देखने के लिए बोला जाए और वो मना करें, विरोध करें, तो उससे डील करने का उनका ये तरीका था कि उन्हें कड़े शब्दों में, निष्ठुर शब्दों में उन्हें चीजें बोली जाए। लेकिन ये टेक्निक फोकस्ड स्टाइल था और आज के समय में इसे अच्छा नहीं माना जाता है। आज के टाइम में डायलॉग फोकस्ड मेथड यूज किया जाता है, जहां बातचीत करके चीजों को ठीक किया जाता है। तो आज के समय में जो गेस्टाल्ट थेरेपी प्रयोग होती है उसमें कन्फ्रंटेशन का अर्थ ये है कि हम क्लाइंट को आमंत्रित करते हैं कि वो अपने व्यवहारों पर ध्यान दें, अपने सोच विचार पर, अपने दृष्टिकोण पर ध्यान दें। थेरेपिस्ट क्लाइंट को प्रोत्साहित करते हैं कि वो जहां पे विरोधाभास दिख रहा है वहां पर ध्यान केंद्रित करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे शब्द वो कुछ और बोल रहे हैं पर हाव भाव उसके ठीक विपरीत अगर जा रहे हो तो वहां पर उनका ध्यान आकृष्ट किया जाएगा क्लाइंट्स का कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये विरोधाभास क्यों है, ताकि वो ज्यादा सटीक तरह से अपने बारे में जागरूक हो सके, समझ सके कि वो बोल क्या रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं। इसी तरह से कन्फ्रंटेशन आज के समय में जो गेस्टाल्ट थेरेपी में होता है वहां पे ये जरूरी नहीं है कि हम क्लाइंट्स की कमियां गिनाएं या उनके नेगेटिव पहलू को, कुछ नकारात्मक पहलुओं को उजागर करें। यहाँ ये भी किया जा सकता है कि क्लाइंट कहाँ अपने सकारात्मक पहलुओं को, अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी ताकतों को दबा कर रख रहे हैं, उनको सही तरह से पूरे प्रयोग में नहीं ला रहे हैं, उस पर ध्यान आकृष्ट किया जाए। जो भी थेरेपिस्ट सजेशंस देते हैं या आमंत्रित करते हैं कुछ तरह के प्रयोग करने के लिए क्लाइंट्स को, वो कोई चीज उन पर थोपते नहीं है, उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करते कि उन्हें ये चीज करनी है। वो उन्हें सिर्फ आमंत्रित करते हैं ये चीजें एक्सपीरियंस करने के लिए, प्रयोग करके देखने के लिए, ताकि वो अपने बारे में ज्यादा जान सके और दूसरों से बेहतर संपर्क स्थापित कर सके। आखिरकार जो क्लाइंट होता है उसे ही ये डिसीजन लेना है, उसे ही फैसला लेना है कि वो ये आमंत्रण स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। अपने बारे में और बेहतर समझ विकसित करने के लिए क्या वो प्रयोग करके देखना चाहता है या नहीं, ये उस क्लाइंट को खुद ही तय करना होता है। और ये चीज हमेशा याद रखनी होगी, जो भी आगे हम टेक्निक सभी देखेंगे सब में याद रखना है कि क्लाइंट को सलाह दी जाती है कि वो ये चीजें करके देखें,
क्योंकि उससे उनकी समझ बेहतर होगी अपने बारे में। लेकिन कोई भी चीज उन पर थोपी नहीं जाती है, उन्हें फोर्स नहीं किया जाता है कि उन्हें वो करके देखना ही है। जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एक्सपेरिमेंट्स थेरेपी के दौरान अकस्मात अचानक से कुछ परिस्थितियां आई, कुछ बातचीत हुई, उसमें से जन्म लेती हैं और वो मदद करती हैं कि क्लाइंट अपने बारे में और जागरूक हो सके, अपने आंतरिक द्वंद्व को सॉल्व कर सके, उसको अनुभव कर सके। जहां भी परेशानियां या विरोधाभास हो रहा है या डाइकोटॉमीज हैं, जैसा कॉन्सेप्ट आपने पहले के वीडियो में देखा हुआ है, इन चीजों को दूर कर सके। या जो अनफिनिश्ड बिजनेस का कॉन्सेप्ट हमने देखा था, जो इम्पास की वजह से कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस रह पाते हैं और वो पूरे नहीं हो पाते हैं, उन चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी पा सके। तो ये चीजें एक्सपेरिमेंट्स हेल्प करती हैं समझने में। वहीं उसके विपरीत जो एक्सरसाइजेस होती हैं वो प्री प्लान्ड एक्टिविटीज होती हैं। ये वो गतिविधियां हैं जो पहले से प्लान करके रखी गई हैं कि ये चीजें कराई जाएंगी, क्योंकि इनका कुछ निश्चित उद्देश्य है थेरेपी में। और इनके कई तरह के उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे किसी तरह की भावना को जन्म देना, किसी तरह का व्यवहार करवा कर देखना, या कोई और उद्देश्य के चलते। तो ऐसा माना जाता है आमतौर पर, और ये गलत तरह की मान्यता है, कि गेस्टाल्ट थेरेपी में कई सारे टेक्निक्स होते हैं, कई तकनीकें हैं जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एक कलेक्शन है, उसमें से हम कुछ भी चुनाव करके उसके हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। पर रेसनिक के अनुसार जो भी टेक्निक और एक्सरसाइजेज हैं वो गेस्टाल्ट थेरेपी में कोई मुख्य भूमिका नहीं रखती हैं, वो सबसे कम महत्वपूर्ण चीजें हैं। आगे अब हम जो भी थेरेपीज या टेक्निक्स देखेंगे वो कोई बहुत वैसा नहीं कह सकते उन्हें कि गेस्टाल्ट थेरेपी का एक महत्वपूर्ण अंग है या बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है गेस्टाल्ट थेरेपी के प्रैक्टिस में। लेकिन जब भी उनका बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए और जो परिस्थिति है, हर क्लाइंट की जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से उनका चुनाव करके इस्तेमाल किया जाए, तो क्लाइंट के एक्सपीरियंस को बेहतर करने में हमें मदद मिल सकती है। पहला है द इंटरनल डायलॉग एक्सरसाइज। गेस्टाल्ट थेरेपी में एक मुख्य उद्देश्य ये भी रहता है कि हम अपने व्यक्तित्व को एक संपूर्ण रूप में, एकीकृत रूप में उसकी फंक्शनिंग को देख पाएं और अपने व्यक्तित्व के हर हिस्से को पहचानें और अपनाएं, उसे नकारे नहीं कि ये हमारे व्यक्तित्व का या हमारे स्व का हिस्सा नहीं है। गेस्टाल्ट थेरेपिस्ट पर्सनैलिटी की फंक्शनिंग में, व्यक्तित्व के गतिविधियों या कार्यकलापों में कहीं पर स्प्लिट हो रहा है, कहीं टूट रही है ये चीजें, उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और एक मुख्य टुकड़ा होना या अलग होना, एक अलगाव, पृथक होना जो दिखता है गेस्टाल्ट थेरेपिस्ट को, वो होता है टॉप डॉग और अंडर डॉग के बीच में। ये दो कॉन्सेप्ट है जो दिया गया है। माना जाता है कि व्यक्ति की पर्सनैलिटी, उसका व्यक्तित्व जो है वो दो टुकड़ों में बंट जाता है, जहां पे एक को बोलते हैं टॉप डॉग, दूसरे को बोलते हैं अंडर डॉग। टॉप डॉग जो होता है वो व्यक्तित्व का वो हिस्सा है जो बहुत ही डिमांडिंग होता है, वो कई चीजें करवाना चाहता है, बॉसी किस्म का होता है, ऑर्डर करता है, शासनात्मक किस्म का होता है, अथॉरिटी रखता है, प्रभुत्व रखता है, सही तरह का होता है, सही चीजें बताता है, सही रास्ते चलने के लिए बोलता है, और डोमिनेटिंग किस्म का होता है, नैतिक मूल्यों वाला होता है। ये एक वैसे अभिभावक की तरह हो सकता है जो बहुत ही समीक्षा करते हो चीजों की, बहुत आलोचना करते हो, एक आलोचनात्मक अभिभावक की तरह इसका कार्य होता है। और ये व्यक्तित्व पे कई तरह के बोझ डालता रहता है, खासकर शुड्स और ऑट्स के रूप में। ऑट एक पुराना अंग्रेजी का शब्द है जिसका भी मतलब शुड ही होता है, और शुड्स के बारे में हमने पिछले वीडियोस में देखा है, जिसका मतलब ये होता है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मतलब क्या चीजें आपसे अपेक्षित हैं उसकी बात करता है। वहीं उसके विपरीत जो अंडरडॉग है वो व्यक्तित्व का वो हिस्सा है जो उल्टा रोल प्ले करता है, वो एक विक्टिम का रोल प्ले करता है, कि जैसे वो सफरर है, उसे परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, डिफेंसिव होता है, असहाय और लाचार, बेसहारा दिखाता है खुद को, और हमेशा एक्सक्यूजेस ढूंढता रहता है, बहाने ढूंढता रहता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी या उत्तरदायित्व लेने से बचकर भागता है। ये निष्क्रिय हिस्सा होता है व्यक्तित्व का, जबकि टॉप डॉग जिसको बोला गया है वो सक्रिय हिस्सा होता है। अगर साइकोएनालिटिक थेरेपी के
दृष्टिकोण से बात करें तो टॉप डॉग काफी कुछ सुपर ईगो जैसा लगेगा, और अंडरडॉग पूरी तरह से इड तो नहीं, लेकिन कुछ मायनों में इड जैसा होता है, क्योंकि ये एक मनचले बच्चे की तरह होता है। ये चीजों का विरोध करता है, ये मनमाने ढंग से कार्य करता है। तो टॉप डॉग और अंडरडॉग के बीच में हमेशा एक द्वंद्व, एक संघर्ष चलता रहता है कि कौन प्रभुत्व रखे, कौन नियंत्रण रखे व्यक्तित्व के ऊपर। ठीक वैसे ही जैसे सुपर ईगो और इड में द्वंद्व चलता रहता है। ये स्ट्रगल जो है ये हमें समझने में मदद करती है कि क्यों व्यक्ति काम को टालता जाता है, चीजों को नहीं करता है, कई वादे करता है, प्रोमिसेस करता है, कुछ डिसीजंस लेता है कि मुझे ये चीजें करनी है, पर नहीं कर पाता है। तो इन दोनों के बीच ये द्वंद्व जो है उसका ये सब परिणाम होता है। तो टॉप डॉग जो है, जो कि बहुत ही ज्यादा नियंत्रण रखना चाहता है और आतताई है, अत्याचारी किस्म का है, वो चाहता है कि जैसे जैसे चीजें बोली गई वो की जाए, कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, ये चीजें करनी है। लेकिन जो अंडरडॉग है वो एक मन चले बच्चे की तरह बर्ताव करता है, एक अनुशासन में नहीं रहने वाले बच्चे की तरह कार्य करता है, जो माता पिता की बात नहीं मानता है और वो कोई काम ठीक से नहीं करता है। तो ये झगड़ा, ये लड़ाई, ये संघर्ष चलता रहता है टॉप डॉग और अंडरडॉग के बीच में, जिसकी वजह से व्यक्तित्व में दरार पड़ जाती है, दो पृथक हिस्से बन जाते हैं और दो छोरों पर दो हिस्से बन जाते हैं, जिसकी वजह से व्यक्तित्व में अलगाव महसूस होता है, इंसान अंदर से एकीकृत नहीं महसूस करता। ये अक्सर इंट्रोजेक्शन के कॉन्सेप्ट में दिखाई देता है, जो कि बाउंड्री डिस्टर्बेंस के तौर पे हमने पिछले वीडियो में देखा था। इंट्रोजेक्शन में क्या होता है कि व्यक्ति दूसरे की भावनाओं को, दूसरे की सोच या दूसरे की अपेक्षाओं को आत्मसात कर लेता है, उन पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है, अपनी जरूरतों को भूल जाता है, दूसरे क्या अपेक्षा रखते हैं उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देने लगता है। और ये खतरनाक तब हो जाता है जब दूसरों की अपेक्षाएं या उनकी भावनाएं और आपके बारे में जो आपके लिए उनके सोच और विचार हैं, उन चीज को आत्मसात कर लिया जाए, जबकि वो नेगेटिव, नकारात्मक तरह के जहरीले किस्म के विचार हैं जो हमारी पर्सनैलिटी में और विभेद उत्पन्न करेंगे। उस तरह की चीजें फिर पर्सनैलिटी को एकीकृत होने से और दिक्कत खड़ी करती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। तो इंटरनल डायलॉग या आंतरिक संवाद का जो हमने मेथड देखा, उसमें ये चीज होती है कि आपके मन में जो टॉप डॉग और अंडर डॉग है उनके बीच का आंतरिक संवाद क्या है, आपके मन का जो सकारात्मक पक्ष है, जो नकारात्मक पक्ष है, या जो डोमिनेटिंग और डोमिनेटेड पक्ष है, उन दोनों के बीच में आंतरिक बातचीत, बहस, संघर्ष क्या चल रहा है, उस चीज को एक्सप्लोर किया जाता है उस मेथड में। इसी तरह से इंट्रोजेक्शन को और बेहतर समझने के लिए एम्प्टी चेयर टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। ये जेकब मोरेनो द्वारा डेवलप की हुई टेक्निक है, जो साइकोड्रामा के जनक थे, उसके फाउंडर थे। उन्होंने एम्प्टी चेयर टेक्निक का विकास किया था, जो बाद में पर्ल्स ने गेस्टाल्ट थेरेपी में भी अपना लिया। जैसा नाम से पता चल रहा है, एम्प्टी चेयर टेक्निक में रोल रिवर्सल करके देखा जाता है। अलग अलग रोल में क्लाइंट खुद को रख के उस व्यक्ति के नजरिए से बातचीत करता है और अपने फीलिंग्स और थॉट्स को एक्सप्रेस करता है। यहाँ पर जो भी इंट्रोजेक्ट हैं वो सामने आते हैं। जैसा हमने देखा कि इंट्रोजेक्शन में क्या होता है कि आप दूसरों के विचारों और व्यवहारों को आत्मसात करने लगते हैं, खुद को उनके नजरिए से समझने लगते हैं और अपनी जरूरतों को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को भूलने लगते हैं, जिसकी वजह से द्वंद्व उत्पन्न होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। जैसे अगर आपके पेरेंट्स के विचारों का आप आत्मसात कर रहे हैं, जो हमेशा टॉप डॉग की तरह काम करते हैं, कि आप पर नियंत्रण रखते हैं, प्रभुत्व रखते हैं, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे सोचना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, इस तरह की चाहिए या शुड्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, तो फिर आप उन चीजों को अगर आत्मसात कर लेते हैं तो अपनी भावनाओं, अपनी जरूरतों, अपनी सोच को कहीं दबा के रख देते हैं और अंडरडॉग की तरह वो बिहेव करने लगता है। तो इस टेक्निक में थेरेपिस्ट 2 कुर्सियां लेते हैं, एक कुर्सी पर क्लाइंट बैठता है जबकि एक कुर्सी खाली रहती है, और क्लाइंट बारी बारी से एक एक कुर्सी पर बैठते हैं और सामने वाले की तरह जवाब देते हैं। जैसे वो मान सकते हैं कि क्लाइंट जिस कुर्सी पर बैठे हैं, सामने की खाली वाली कुर्सी पर शायद उनके पिता बैठे हैं, ऐसे वो इमेजिन कर लेते हैं। फिर पिता से किसी मुद्दे पर, किसी मसले पर
वो बात कर रहे हैं, कुछ अपनी बातें बोल रहे हैं, और फिर वो दूसरी चेयर पे बैठ जाते हैं और खुद ही अपने पिता की तरह से भी एक्ट करने लगते हैं कि वो कैसे चीजें बोलते हैं, वो कैसे जवाब देते हैं चीजों का, उस तरह से फिर अपने ही डायलॉग के लिए वो जवाब भी देते हैं। तो इससे उनमें अवेयरनेस डेवलप होती है कि दिक्कत कहाँ आ रही है, कॉन्फ्लिक्ट कहाँ हो रहा है, संघर्ष कहाँ हो रहा है टॉप डॉग और अंडरडॉग के बीच में। और ये चीजें फिर इंट्रोजेक्शन में समझने में मदद करती है कि इंट्रोजेक्शन कहाँ पर हो रहा है, दिक्कतें कहाँ आ रही हैं, और फिर क्लाइंट एक्सेप्ट करते हैं अपने ही पर्सनैलिटी के इन पॉजिटिव और नेगेटिव हिस्सों को, आत्मसात करते हैं, समझते हैं, उनकी समझ विकसित होती है इसके बारे में, और दोनों ही पहलुओं को फिर एकीकृत कर पाते हैं। अगर वो अभी तक एक हिस्से को नकार रहे थे कि नेगेटिव वाला हिस्सा जो ये तो मैं हूं ही नहीं, मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा है ही नहीं, तो उसको भी वो अपनाना सीख जाते हैं कि ये पॉजिटिव पहलू जो है, सकारात्मक पहलू जो है, ये भी मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा है, और ये नकारात्मक पहलू जो है ये भी मेरे ही व्यक्तित्व का हिस्सा है। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है इसके बीच में वो धीरे धीरे फिर खत्म हो जाता है जब क्लाइंट्स इस चीज को पूरी तरह से अनुभव कर पाते हैं। जैसे हमने शुरुआत में फर्स्ट लेक्चर में डाइकोटॉमीज की भी बात की थी, तो डाइकोटॉमीज जो डेवलप हो जाती हैं कि पर्सनैलिटी दो पृथक हिस्सों में बट गई है, टॉप डॉग और अंडर डॉग में, जो एक सकारात्मक पहलू दिखाता है, एक थोड़ा नकारात्मक है, या एक डोमिनेटिंग है और एक डोमिनेटेड है, ये दो हिस्सों में पर्सनैलिटी जो विभाजित हो गई है, इनको फिर एकीकृत करने में ये टेक्निक मदद करती है। इसमें क्लाइंट अगर किसी अपनी भावना को, किसी फीलिंग को, नकारात्मक हिस्से को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे, तो वो टेक्निक इन्हें मदद करती है कि इन हिस्सों को भी वो अपना सके। यहाँ पे उद्देश्य ये नहीं होता है कि उस नकारात्मक पहलू को दूर कर देना है, खुद से अपनी पर्सनैलिटी से निकालकर बाहर फेंक देना है, बल्कि उसे भी एक्सेप्ट करना है, सीखना है कि कैसे उस नेगेटिव हिस्से को, नेगेटिव पहलू को भी हम एक्सेप्ट करें और अपने सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पहलुओं के साथ जीना सीखें। अगली टेक्निक है फ्यूचर प्रोजेक्शन टेक्निक। इस टेक्निक में क्लाइंट भविष्य में कोई होने वाली घटना का अनुमान करके, आकलन करके, उसको वर्तमान में लाकर उसको एक्ट आउट करते हैं, उस पर व्यवहारिक तौर पर एक छोटा सा ड्रामा की तरह से, एक स्किट की तरह से परफॉर्म करते हैं, एक छोटा सा नाटक सा करते हैं, उसमें एक्ट करके चीजें देखते हैं। तो ये पार्ट साइको ड्रामा जो थेरेपी होती है उसका हिस्सा है। और भविष्य को लेकर अगर कोई समस्या है, कोई चिंता है व्यक्ति को, तो वो उन्हें इस समय थेरेपी के सेशन के दौरान एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है। हो सकता है भविष्य के बारे में उनके कुछ अरमान हो, कुछ उन्हें पॉजिटिव चीजें हो जो वो उम्मीद करते हैं कि होंगी, या कुछ भय हो कोई चीज बुरी होने का, तो उन चीजों को वो यहाँ पर लाते हैं और उन पर विचार कर पाते हैं और डिस्कस कर पाते हैं। तो फ्यूचर में कोई होने वाली घटना का अनुमान करके उसको यथार्थ में, वर्तमान में, क्योंकि आप जानते हैं गेस्टाल्ट थेरेपी में हर चीजें वर्तमान में करने की कोशिश की जाती है, वर्तमान पर फोकस होता है, तो फ्यूचर में भी क्या होगा उसे आज के समय में जीकर देखते हैं, आज के समय में वो घटनाक्रम को करके देखा जाता है। यहाँ पर क्लाइंट कोई एक भविष्य की कोई चीज सोच सकता है, इमेजिन कर सकता है, उसमें कौन कौन व्यक्ति रहेंगे उसके जीवन के, उन लोगों को इमेजिन कर सकता है, और फिर अलग अलग एंगल से, सबके नजरिए से वो चीजें करके देखता है। यहाँ पर क्लाइंट दोनों तरीके से एक्ट कर सकता है, या तो कोई चीज, कोई घटना जिसके बारे में वो सोच रहे हैं भविष्य में होने वाली है, वो आमतौर पर सही तरीके से कैसे होनी चाहिए, या तो ये चीज का एक्टिंग कर सकते हैं वो, या जो उन्हें भय है कि इस तरह से नहीं होकर ऐसा ऐसा कुछ हो जाएगा, कुछ बुरा तरह का चीज हो जाएगी, वो भी वो एक्ट करके देख सकते हैं। इससे उन्हें अपने बारे में ही और जागरूकता मिलती है कि वो क्या चीज का भय कर रहे हैं, उन्हें क्या लग रहा है कि बुरा हो जाएगा या बिगड़ जाएगा, और फिर जब वो समझ जाते हैं कि वो क्या चाहते हैं भविष्य से, या किसी समय से या घटना से जो होने वाली है आगे, वो क्या उम्मीद करते हैं, जब उन्हें पता चल जाता है कि उनकी इच्छा क्या है, तो उसके हिसाब से उनमें कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि वो कैसे एक्ट करें, क्या व्यवहार करें, जिससे कि जो वो चाहते हैं, उनका मनचाहा चीज जो है भविष्य में, वो वैसे ही हो जैसे उनकी इच्छा है। अगली तकनीक है मेकिंग द राउंड्स। मेकिंग द राउंड्स एक तरह की गेस्टाल्ट एक्सरसाइज है जिसमें अक्सर
जब थेरेपी ग्रुप में हो रही होती है तब इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, जहां ग्रुप में एक व्यक्ति से कहा जा सकता है कि वो ग्रुप में हर एक दूसरे व्यक्ति के पास एक एक करके जाए और उनसे कुछ बातचीत करे या उनके साथ कुछ चीजें करके देखे। यहाँ पर उद्देश्य ये होता है कि व्यक्ति अपने डर का सामना करे, दूसरों के बारे में जो विचार रखता है उसको व्यक्त करे या उनसे अपने बारे में चीजें समझे, खुद को उनके सामने खोलकर रख सके और कुछ नया व्यवहार करके देखे, कुछ नया तरह का प्रयोग करके देखे जिससे उसमें सकारात्मक परिवर्तन आए। उदाहरण के लिए, कोई ग्रुप का अगर मेंबर है जो कुछ ऐसे कह रहा है कि मैं ग्रुप में काफी देर से बैठा हुआ हूँ और मैं इसमें भाग लेना चाहता हूँ, शामिल होना चाहता हूँ इस ग्रुप की गतिविधि में, पर मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भय है कि यहाँ जो लोग हैं मैं उन पर भरोसा नहीं कर सकता, और साथ ही मुझे ये भी नहीं लगता कि इस ग्रुप का समय लेने के मैं लायक हूँ। ऐसा अगर कुछ हो तो कोई थेरेपिस्ट यहाँ पर बोल सकता है कि क्या आप इस समय कुछ करके देखना चाहते हैं ताकि आपका भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े और आप दूसरों का भरोसा अर्जित कर पाए। अगर मान लीजिए क्लाइंट या व्यक्ति जो है वो सकारात्मक जवाब देता है तो फिर थेरेपिस्ट सलाह दे सकता है कि आप हर एक व्यक्ति के पास एक एक करके जाइए, यानी मेकिंग द राउंड्स जो इसका नाम है वो करिए और इस वाक्य को हर व्यक्ति के सामने जाकर बोलिए, इसको पूरा कीजिए कि मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि। फिर हर एक व्यक्ति के लिए उसका अपना कारण हो सकता है, मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि आप बहुत ही डरावने दिख रहे हैं और क्रोध में दिख रहे हैं। मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप बहुत फ्रेंडली हैं। कुछ भी जो उसे लग रहा है हर व्यक्ति को देख के, जिसकी वजह से उसने शुरुआत में कहा कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ के जो लोग हैं वो भरोसे के लायक हैं। तो इस तरह का कुछ करने के लिए व्यक्ति को कहा जाता है। इससे व्यक्ति को अपने बारे में भी जागरूकता होती है कि वो लोगों के बारे में क्या विचार रख रहा है और कहाँ पर वो गलत हो सकता है। इसी तरह की तमाम एक्सरसाइजेस करवाई जा सकती हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्लाइंट बोलता है कि मैं लोगों से और संपर्क बढ़ाना चाहता हूं पर नहीं कर पाता हूं। यहाँ पर जो भी लोग हैं लग नहीं रहा कि किसी को कुछ खास परवाह है। मैं लोगों से कांटेक्ट करना चाहता हूं पर मुझे डर लगता है कि मैं रिजेक्ट कर दिया जाऊंगा। इस तरह की चीजें अगर कोई क्लाइंट बोलता है तो उसे इस तरह की एक्टिविटीज या राउंड्स कराए जा सकते हैं, जहां वो दूसरों के संदर्भ में कोई बात कहता है तो ग्रुप में इस तरह की एक्टिविटी कराई जा सकती है, जहां वो ग्रुप के हर मेंबर से कुछ बातचीत करे या उनके साथ कुछ एक्ट आउट करे और फिर उसको इससे अवेयरनेस होगी अपने थॉट्स के बारे में, अपने बिहेवियर के बारे में। अगला मेथड है रिवर्सल एक्सरसाइज। कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट्स जो भी व्यवहार कर रहे हैं या जिस तरह का लक्षण दिखा रहे हैं वो असल में उनके मन की जो इच्छा है उसके बिल्कुल विपरीत चीजें हैं। जैसे कुछ क्लाइंट्स हो सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा रिजर्व्ड रहते हैं, बहुत ज्यादा डरे सहमे से रहते हैं। वहां पर थेरेपिस्ट उन्हें बोल सकता है कि आप बिल्कुल इसका उल्टा व्यवहार करिए, बहुत ही शो ऑफ करिए, बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर खुद को दिखाइए, इस तरह व्यवहार करिए। उदाहरण के लिए, अगर मान लीजिए कोई महिला है जो एक क्लाइंट है और थेरेपी के दौरान वो बहुत ही प्यार से सबसे बात कर रही है, बहुत ही अच्छा अपना खुद को प्रदर्शित करने की कोशिश कर रही है कि बहुत ही सौम्य सरल किस्म की व्यक्ति है, तो वहां पर थेरेपिस्ट उसको चुनौती दे सकता है कि आप बिल्कुल इसका उल्टा बर्ताव करिए, क्योंकि ये रिवर्सल एक्सरसाइज है। बिल्कुल रिवर्स बिहेव करिए, एकदम जितना नेगेटिव हो सकती है उतना नेगेटिव होकर बात करिए, इतना प्यारा और सौम्य तरह से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर अब उस महिला को ये चुनौती अगर दी गई और फिर वो ऐसा करना शुरू करे कि बिल्कुल नेगेटिव बोले और हर चीज करे, और धीरे धीरे फिर उसे वो कंफर्टेबल लगने लगेगा करने में, तब उसे एहसास होता है कि उसके अंदर भी दोनों पहलू हैं। किसी भी आम इंसान की तरह वो हर समय अच्छा ही बर्ताव नहीं कर सकती, उसके अंदर कुछ नकारात्मक भावनाएं और विचार भी हैं, और फिर वो दोनों को ही अपनाने के लिए भी एक खुला विचार रख पाती है कि दोनों मेरा ही हिस्सा है, और नेगेटिव पहलू जो है उसको दरकिनार नहीं करके, उसको रिजेक्ट नहीं करके, उसको भी एक्सेप्ट करती है, अपनाती है कि हाँ ये भी मेरा ही हिस्सा है, मेरे अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हिस्से हैं। तो रिवर्सल टेक्निक में जो चीजें व्यक्ति को एंजाइटी देती हैं, जो चीजों से वो डरता है, जो उसके व्यक्तित्व का हिस्सा है पर उससे उसको डर लगता है या उसे लगता है कि ऐसा करना अच्छा नहीं होगा, उन चीजों को चैलेंज किया जाता है कि व्यक्ति उन चीजों को नकारे नहीं। जैसे कोई व्यक्ति अपने बारे में विचार रखता है कि नहीं मैं बहुत अच्छा और सभ्य इंसान हूं, मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है, तो ये तो संभव नहीं कि कोई इंसान पूरी तरह से अच्छा या पूरी तरह से बुरा हो।
तो ऐसे लोग क्या कर रहे हैं कि अपने अंदर जो नकारात्मक भावनाएं, सोच या इच्छा है उसको नकार रहे हैं, क्योंकि वही शुड्स की बात कि बुरा नहीं सोचना चाहिए, बुरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए, इस तरह की थिंकिंग वो लेके चल रहे हैं। और वो सच में, यथार्थ में, वास्तविक तौर पे जिस तरह के व्यक्ति हैं, इस चीज को वो अपना नहीं रहे हैं, अपने व्यक्तित्व को अपना नहीं रहे हैं, उसके एक हिस्से को नकार रहे हैं जो उन्हें लगता है कि अच्छा नहीं माना जाएगा लोगों द्वारा। तो यहाँ पर सिखाया जाता है कि उस नेगेटिव पहलू को भी आप अपनाएं, आप उसको भी आत्मसात करें, उसको भी एक्सेप्ट करना सीखें कि वो भी मेरा ही हिस्सा है, उसको नकारे नहीं। अगली टेक्निक या अगला मेथड जो गेस्टाल्ट थेरेपी में इस्तेमाल होता है उसका नाम है रिहर्सल एक्सरसाइज। रिहर्सल जैसे आप जानते हैं कि रिहर्स करना, चीज़ों को प्रैक्टिस करना। तो ये तो हम सभी कभी ना कभी एक्सपीरियंस करते हैं कि अक्सर हम पाते हैं कि मन ही मन में हम किसी परिस्थिति में कुछ अपने मन में ही रिहर्सल कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए क्लास में अगर बोल दिया गया कि एक एक करके बच्चे को क्लास के सामने आना है और किसी टॉपिक पर 5 मिनट बोलना है, तो हम जाने अनजाने अपने दिमाग में रिहर्स करने लगते हैं कि अच्छा हम जाएंगे, फिर ऐसे बोलेंगे, ये चीजें करेंगे। तो दिमाग में हम अलग अलग तरह के रिहर्सल करते रहते हैं, पर ये रिहर्सल बहुत ज्यादा हमारी एनर्जी, हमारी ऊर्जा को सोखता है और हमें वो चीजें बिहेवियर में करने से एक तरह से रोकता है। हम दिमाग में ही चीजें रिहर्स करते रह जाते हैं और जब करने की बात आती है कि हमें जाकर वहां पर स्टेज पर खड़े होकर किसी के सामने कुछ बोलना है या कुछ चीजें करनी है, तो वहां हम एकदम दुश्चिंता से घिर जाते हैं, एंग्जाइटी से भर जाते हैं और डर जाते हैं बिल्कुल, और अपना रोल सही से प्ले नहीं कर पाते। तो यहाँ पर जो हमारे दिमाग में जो मानसिक रिहर्सल हम चीजों का कर रहे हैं कि हम ऐसे ऐसे चीजें करेंगे पर हकीकत में नहीं कर पाते, इस एक्सरसाइज के जरिए जब ऐसे विचार दिमाग में आए, जब आप पाए कि दिमाग में कुछ चीजों का आप रिहर्सल कर रहे हैं, तो वो चीजें फिर थेरेपिस्ट से डिस्कस की जाती हैं, उनके सामने चीजों को बोलकर शब्दों में व्यक्त किया जाता है, जिससे आपको, मतलब क्लाइंट को भी अपने बारे में जागरूकता मिलती है, अपने बारे में ज्यादा समझ विकसित होती है कि वो किस प्रकार लोगों की उम्मीदें, उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाह रहे हैं, कि उनसे कुछ करने के लिए कहा गया तो उसको करने के लिए मानसिक तौर पे वो खुद को कैसे तैयार करते हैं, किस हद तक वो दूसरों से सहमति पाना चाहते हैं, दूसरों द्वारा स्वीकार किया जाना चाहते हैं, समाज द्वारा स्वीकार किया जाना चाहते हैं, पसंद किया जाना चाहते हैं, और किस हद तक दूसरे लोगों द्वारा स्वीकारे जाने के लिए वो अपना एफर्ट लगाते हैं, पूरा प्रयत्न करते हैं। इसके बारे में भी व्यक्ति को जानकारी मिल पाती है, उसके बारे में उसे जागरूकता बढ़ती है। अगली टेक्निक, एक्सैजरेशन एक्सरसाइज। गेस्टाल्ट थेरेपी में एक उद्देश्य ये होता है कि क्लाइंट्स अपने बारे में और अवेयर हों और जागरूक हों, और ये जागरूकता न सिर्फ वो शाब्दिक तौर पर जो चीजें बोल रहे हैं या विचार कर रहे हैं दिमाग में उनके प्रति होनी चाहिए, बल्कि शारीरिक तौर पर वो क्या चीजें एक्सप्रेस कर रहे हैं, छोटे छोटे सिग्नल्स के तौर पर वो क्या चीजें एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी चाल में, अपने व्यवहारों में, अपने चेहरे की भाव भंगिमा में, अपने हाथ पैरों के इशारों में वो क्या चीजें एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी उन पर उनका ध्यान जाना चाहिए। पर अक्सर ये चीजें इतनी छोटी होती हैं, इतनी बारीक होती हैं कि उस पर ध्यान जाना संभव नहीं होता है, इसीलिए एक्सैजरेशन एक्सरसाइज कराई जाती है। एक्सैजरेशन मतलब कई गुना बढ़ाकर किसी चीज को व्यक्त करना। तो एक्सैजरेशन एक्सरसाइज में जो भी मूवमेंट व्यक्ति की बॉडी में हो रहा है उस पल में, थेरेपिस्ट बोलते हैं कि उसको कई गुना बढ़ा चढ़ा कर करिए। इससे क्या होता है कि जब वो बढ़ा चढ़ाकर वो गतिविधि करते हैं तो उससे संबंधित जो फीलिंग थी उनके मन में, जिसकी वजह से वो शुरुआती एक्सप्रेशंस आ रहे थे बॉडी में, वो भी फीलिंग्स और बढ़ जाती हैं कई गुना, और क्लियर फिर समझ में आने लगती हैं, व्यक्ति के चेतन में वो चीज उसकी चेतना में आ पाती हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी बात को कहते कहते क्लाइंट को महसूस हो कि उसके हाथ पैरों में कंपन हो रहा है, और फिर वो बताए थेरेपिस्ट को कि मेरे हाथ पैरों में कंपन हो रहा है, तो थेरेपिस्ट हो सकता है फिर क्लाइंट को बोले कि आप खड़े हो जाइए और जोर जोर से हाथ पैरों में कंपन पैदा कीजिए। ऐसा करने से क्या होगा कि जिस वजह से, जो घबराहट की वजह से कंपन हो रहा था, वो मूवमेंट बढ़ाने से व्यक्ति को सच में वो घबराहट जो है, जो बेचैनी थी या जो उसको चिंतित कर रहा था, वो कई गुना
बढ़ जाता है, कई गुना मैग्नीफाई हो जाता है, और फिर व्यक्ति क्लियरली देख पाता है, समझ पाता है कि वो क्या भावना थी, क्या फीलिंग थी जिसकी वजह से मेरे बॉडी में इस तरह के रिएक्शंस हो रहे थे। तो ये उन्हें फिर और सचेत होने में, अपने बारे में बेहतर समझने में मदद करता है कि क्या चीजों से उन्हें तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, क्या चीजें उन्हें परेशान कर रही हैं इत्यादि। और ये कई तरह के बिहेवियर्स में दिख सकता है। हाथ पैरों में कंपन, झुक कर बैठना, कंधे झुकाकर बैठना, कसकर मुट्ठी बांधने रहना, जैसे क्रोध आ रहा हो, बोलते बोलते उनकी मुट्ठियां कसकर बंध जाए पर उनका उस पर ध्यान नहीं है बिल्कुल, चेहरे पर अजीब तरह के क्रोध के एक्सप्रेशंस आने लगे, हाथ बांध कर बैठना इत्यादि। अगली चिकित्सा पद्धति जो इस्तेमाल होती है गेस्टाल्ट थेरेपी में, उसे कहते हैं स्टेइंग विद द फीलिंग। कई बार ज्यादातर लोग ऐसा महसूस करते हैं कि किसी भावना की वजह से, किसी विचार की वजह से अगर उन्हें भय लग रहा है, अगर कोई बेचैन या परेशान करने वाली अनप्लेजेंट किस्म की फीलिंग है, तो उससे वो बचना चाहते हैं, उसको ध्यान नहीं देना चाहते हैं। लेकिन अगर वो कुछ डिस्कस कर रहे हैं थेरेपी के दौरान और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि इस तरह की परेशान करने वाली, बेचैन करने वाली या दुख पहुंचाने वाली भावनाएं या यादें, विचार उनके दिमाग में आ रहे हैं, अगर वो ऐसा थेरेपिस्ट के साथ शेयर करते हैं, तो थेरेपिस्ट क्लाइंट को कह सकते हैं कि इस फीलिंग को दरकिनार नहीं करिए, इसको अवॉइड नहीं करिए, इसको अभी महसूस करिए, इस फीलिंग में और गहराई से जाइए, इसको अभी बने रहने दीजिए अपने साथ, स्टेइंग विद द फीलिंग। अभी फीलिंग को अपने पास रहने दीजिए, उसे दूर मत भगाइए, उसे अवॉइड नहीं करिए। तो यहाँ पर फीलिंग्स को फेस करना, जो दुखदाई हो, जो कष्टकारी हो, जो तकलीफ दे हो, जो बेचैन और परेशान करती हो व्यक्ति को, इसके लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए, बहुत करेज चाहिए। और इससे ये भी समझ में आता है कि व्यक्ति अब तैयार है उस पेन को, उस तकलीफ को महसूस करने के लिए, ताकि उस तरह की भावना, उस तरह का कष्टप्रद याद जो कोई है उसके पास्ट में जो घटी हुई घटना है, उसको वो महसूस करने के लिए, उस दर्द को, तकलीफ को महसूस करने के लिए वो तैयार है। और जब वो चीजें महसूस करेगा वर्तमान में, तो वो चीजें जो उसको परेशान करती थी, जो यादें बार बार आती थी पर उसको अवॉइड कर देता था और इसलिए वो बनी हुई थी, उसको पूरी तरह से एक्सपीरियंस करने के बाद वो गतिरोध हट जाता है, वो प्रॉब्लम चली जाती है। पर ये कर पाने के लिए बहुत जरूरी है कि क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग हो, बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप हो, भरोसे का। और जो थेरेपिस्ट है वो नॉन जजमेंटल एटीट्यूड रखे, वो क्लाइंट को जज नहीं करे, सही गलत, अच्छा बुरा कुछ भी उसको ना बताए, जो जैसा क्लाइंट एक्सप्रेस कर रहा है उसको उसी तरह से एक्सेप्ट करे। ये बहुत जरूरी है। अगला है गेस्टाल्ट अप्रोच टू ड्रीम वर्क। साइको एनालिसिस में, जो फ्राइड की दी हुई थेरेपी है, मनोविश्लेषण की पद्धति जो होती है, उसमें आप जानते हैं कि ड्रीम एनालिसिस एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जहां पे हम स्वप्नों का विश्लेषण करते हैं। वहां पर हम स्वप्नों का अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं, उसका जो अचेतन से संबंध है, किन अचेतन भावनाओं को या अर्थों को वो उजागर कर रहा है, ये समझने की कोशिश करते हैं, फ्री एसोसिएशन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ गेस्टाल्ट अप्रोच में ये सब चीजें नहीं होती। यहाँ हम स्वप्न का अर्थ नहीं निकालते हैं, उसका विश्लेषण करने की कोशिश नहीं करते हैं। यहाँ पर उद्देश्य ये होता है कि स्वप्न को पुनर्जीवित करना, सपनों को पुनर्जीवित करना। और ये कैसे हम करते हैं कि उन्हें इस तरह से एक्ट करते हैं जैसे वो अभी हो रहे हो, जैसे वो पहले के देखे हुए स्वप्न ना हो, वो आज और अभी वर्तमान में हो रहे हो। तो ड्रीम में जो भी चीज देखी गई है, स्वप्न में जो चीजें देखी गई हैं, उसे वर्तमान में करके देखा जाता है। व्यक्ति उन चीजों को करता है जो उसने स्वप्न में देखी हैं। इसके लिए सबसे पहले एक लिस्ट बना ली जाती है, जिसमें ड्रीम का बहुत डिटेल में हर संक्षिप्त विवरण उसमें लिखा जाता है कि क्या चीजें देखी गई, क्या माहौल था, क्या परिस्थिति थी, कौन कौन लोग थे, क्या क्या वस्तुएं थी, क्या महसूस हो रहा था, क्या घटनाक्रम चल रहा था। सारी चीजों की एक लिस्ट बना ली जाती है। और फिर एक एक करके जो क्लाइंट है वही हर पहलू को करके देखता है। वो अपना रोल भी प्ले करता है, दूसरे व्यक्तियों का भी, जो भी स्वप्न में थे उनका भी रोल प्ले करता है, कोई वस्तुएं थी उनका भी रोल प्ले करता है, और अलग अलग भावनाओं को भी वो महसूस करता है दोबारा से, जैसे वो आज में और अभी में वर्तमान में घटित हो रही हो।
तो इसमें गेस्टाल्ट थेरेपी में स्वप्न में जो भी चीजें देखी जा रही हैं, उसके जो भी अलग अलग हिस्से हैं, माना जाता है कि वो अपने ही व्यक्तित्व का, स्व का एक प्रतिबिंब है, क्योंकि अलग अलग पहलू हो सकते हैं व्यक्तित्व के, और वो अलग अलग रूपों में, अलग अलग व्यक्तियों के रूप में, अलग अलग परिस्थितियों के रूप में हमें दिखाई देते हैं। तो इसमें अगर हम उनको फिर से जीवंत करते हैं, फिर उन चीजों को महसूस करते हैं, अपनी जागरूकता में लाते हैं, अवेयरनेस में लाते हैं, तो व्यक्ति को एहसास होता है, क्लाइंट को एहसास होता है कि कहाँ पर विरोधाभास है, किन दो पहलुओं के बीच में उसके जीवन में विरोधाभास है। क्योंकि माना जाता है कि अलग अलग पहलू, अलग अलग लोग, अलग अलग परिस्थितियां सब उसी व्यक्ति के अंतरात्मा या उसके व्यक्तित्व का एक प्रतिबिंब है, अलग अलग हिस्सा प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जो बातचीत होती है दो विपरीत लोगों के बीच में, एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से या क्लाइंट की उस व्यक्ति से, इसको महसूस करने से, दोबारा उसको जीवंत रूप में करके देखने से क्लाइंट को महसूस होता है कि उसके मन में कितनी विभिन्न तरह की भावनाएं हैं। फ्रिट्ज पर्ल्स, जो कि गेस्टाल्ट थेरेपी के जनक थे, उनका मानना था कि जो भी हम सपनों में देखते हैं वो सारा प्रोजेक्शन होता है, हमारे ही अस्तित्व का, हमारे ही व्यक्तित्व का अलग अलग पक्ष हमें अलग अलग रूपों में स्वप्न में दिखाई देता है। पर्ल्स ये सुझाव देते थे कि हम लोग ये मान कर चलें, ये एक असंभव तरह का अजम्पशन करके हम चलें कि दुनिया में हम जितने भी तरह के लोगों को देखते हैं या जितने भी चीजें देखते हैं, सब कुछ और नहीं बल्कि हमारे ही मन का, हमारे ही व्यक्तित्व का एक पहलू उजागर करती है, एक पक्ष है जो हम दूसरे में देखते हैं, अपने आप को ही हम दूसरे में किस तरह से देखते हैं ये बताती है। ऐसा हम एक असंभव मान्यता लेकर चलें तो हमको सपनों को समझने में मदद मिलती है। तो यहाँ पर क्लाइंट्स को सपनों को समझने, उनका मीनिंग समझने, उनका विश्लेषण करने के लिए नहीं कहा जाता है, बल्कि सपने में वो क्या बातचीत कर रहे हैं, लोगों से क्या संवाद स्थापित कर रहे हैं, क्या वार्तालाप कर रहे हैं। अगर कोई बहस हो रही है तो माना जाता है कि अपने ही अंदर कोई द्वंद्व चल रहा है, जो कि दो व्यक्तियों के बीच में बहस के रूप में सपने में दिखाई देता है। तो इस तरह की चीजों को रियलाइज करने, उनके प्रति जागरूक होने, अवेयर होने, और जो मन में ये द्वंद्व या संघर्ष चल रहा है उसको समझकर दूर करने के लिए ये ड्रीम्स जो है उसको वर्तमान में जीना, सजीव चित्रण करना उसका बहुत जरूरी है। आप जानते ही होंगे कि फ्रायड ने सपनों को कहा है रॉयल रोड टू द अनकॉन्शियस, अचेतन की ओर जाती हुई राजसी पथ, अचेतन की ओर जाता हुआ राजसी पथ, राजशाही पथ, ये कहा है, क्योंकि उससे हमें अचेतन को समझने में गहराई से मदद मिलती है, जो फ्रायड का मानना था। पर्ल्स कहते हैं कि स्वप्न है रॉयल रोड टू इंटीग्रेशन, खुद को, अपने व्यक्तित्व को एकीकृत करने की तरफ एक राजसी पथ। पर्ल्स के अनुसार ड्रीम्स या स्वप्न में जो चीजें हम देखते हैं वो कोई चीजें जो अधूरी रह गई हैं, कोई काम जो अधूरा है, पूरा नहीं हो पाया है, या हमारे अंदर कोई संघर्ष चल रहा है, कोई द्वंद्व चल रहा है, उसके प्रति एक मैसेज हो सकता है जो ड्रीम्स में हमें स्वप्न के रूप में दिखाई देता है। स्वप्न में हम हर चीज पा सकते हैं, हमारे व्यक्तित्व के अलग अलग हिस्से या उसमें जो कमियां हैं या कमजोर कड़ियां हैं वो भी हमें दिख सकती हैं, अगर हम ध्यान दें और उसको सही से एक्ट करके उसको समझने की, उसके बारे में अवेयर होने की कोशिश करें, तो हमें वो हमारे अस्तित्व के बारे में जो मैसेज दे रही है वो हम तक क्लियर पहुंचेगा। पर्ल्स का ये भी मानना था कि अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि उसे स्वप्न याद नहीं रहते, उसे अपने सपने याद नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो जीवन में उसके जो भी चीजें, परेशानियां हैं, जो भी चीजें गलत हैं उसके जीवन में, उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा है, उसको फेस नहीं करना चाह रहा है, उसका सामना नहीं करना चाह रहा है और नकार रहा है चीजों को। और ऐसे में गेस्टाल्ट थेरेपिस्ट या काउंसलर जो होते हैं वो क्लाइंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके जो भूले हुए स्वप्न हैं आप उनसे बात करिए, उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश करिए, उन्हें याद करने की कोशिश करिए। उदाहरण के लिए हम देखेंगे, एक क्लाइंट थी और उनके थेरेपिस्ट ने उन्हें कहा कि आप अपने स्वप्न को प्रेजेंट टेंस में बोलिए,
ऐसे नहीं जो आपने देखा है, बल्कि जैसे अभी हो रहा हो इस तरह बोलिए, वर्तमान में उसको बोलिए। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने इस तरह चीजों को बताया जैसे कि वो अभी ही स्वप्न देख रही हैं। तो उन्होंने बोला कि एक पिंजरा है जिसमें 3 बंदर हैं, एक बड़ा बंदर है और 2 छोटे बंदर हैं। यहाँ पे वो अपने स्वप्न को बता रही, जो उन्होंने कभी देखा था, पर वो ऐसे बोल रही है जैसे वो वर्तमान में हो रहा। जैसा कि आपने देखा भी है कि गेस्टाल्ट थेरेपी में वर्तमान में जो चीजें हो रही हैं या कुछ पास्ट में भी हुआ है या फ्यूचर में होने वाला है, उन चीजों को हम वर्तमान मिला के, हियर एंड नाउ मिलाकर उस पर विचार करते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं और अवेयर होने की उसके बारे में कोशिश करते हैं। तो ये महिला जो है ये बताती हैं कि एक पिंजरा है, कैद है, जिसमें 3 बंदर हैं, एक बड़ा बंदर है, 2 छोटे बंदर हैं। मैं इन बंदरों से बहुत जुड़ाव रखती हूँ, लेकिन ये बहुत उधम कूद मचाए हुए हैं, बहुत ही परेशान करके रख दिया है। और उस पिंजरे में 3 अलग हिस्से बने हुए हैं और तीनों बंदर अपने अपने एरिया में, अपने अपने हिस्सों में हैं, पर वो एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। बड़ा बंदर जो छोटे बंदर है उससे झगड़ रहा है, वो पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और निकलकर मुझसे चिपक जा रहे हैं, मुझ पर चढ़ जा रहे हैं और मुझे मन कर रहा है मैं उन्हें धक्का दे दूं, मैं उन्हें खुद से दूर कर दूं। और मैं इतना परेशान हो चुकी हूँ, इतना त्रस्त हो चुकी हूँ इनके शोर शराबे से और बहस से और इनके लड़ाई झगड़ों से जो ये मेरे आसपास कर रहे हैं। और इसलिए मैं अपने माँ की तरफ मुखातिब होती हूँ, मैं उनकी तरफ मुड़ती हूँ और मैं उनसे कहती हूँ कि मुझे मदद चाहिए, मैं अकेले इन लोगों को, इन बंदरों को नहीं संभाल पा रही हूँ, ये मुझे पागल किए जा रहे हैं। और मैं बहुत ही दुखी महसूस कर रही हूँ, बहुत थका हुआ महसूस कर रही हूँ, बहुत ही असहाय महसूस कर रही हूँ, थका हुआ, हारा हुआ सा महसूस कर रही हूँ। मैं पिंजरे से दूर जा रही हूँ, लेकिन क्योंकि मैं इन बंदरों से बहुत प्यार करती हूँ, पर मुझे इनसे दूर भी होना है। मैं खुद को ये बता रही हूँ कि मैं और ही लोगों की तरह हूँ, जैसे लोग पालतू जानवर को लेते हैं और उन्हें बहुत प्यार भी करते हैं, पर जब परेशानियां बढ़ने लगती हैं उनके साथ तो उन्हें छोड़ देते हैं। मैं भी शायद उन्हीं की तरह हूँ। मैं बहुत प्रयत्न कर रही हूँ, बहुत प्रयास कर रही हूँ कि मैं कोई एक रास्ता ढूंढ निकालूं, कोई एक हल ढूंढ निकालूं जिससे मैं इन बंदरों को अपने पास रख सकूं और कुछ ऐसा हो सके कि वो मेरे ऊपर जो इतना नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं अपने शोरगुल से और लड़ाई झगड़े से, वो न डालें। इससे पहले कि मैं अपने सपने से उठूं, मैं ये निश्चय करती हूँ, मैं इस डिसीजन पे पहुंची हूँ कि मैं हर बंदर को अलग अलग पिंजरे में डाल दूंगी और शायद यही एक तरीका है कि उनको रखा भी जा सकता है और उनके झगड़ों को कम किया जा सकता है। तो ये पूरा इस तरह से वृतांत देती हैं अपने सपने का, जो उन्होंने शायद देखा था, 1-2 दिन पहले देखा होगा, और वो ऐसे बात करी जैसे सच में अभी में, आज में वो ये सपना देख रही हैं। थेरेपिस्ट फिर पूछते हैं इस महिला से, जिसका नाम ब्रेंडा है, ब्रेंडा हो सकता है इनका असली नाम नहीं होगा, तो ब्रेंडा मान लेते हैं कि उनका नाम था। तो ब्रेंडा नाम की इस महिला से, जिसने ये स्वप्न देखा था, थेरेपिस्ट बोलते हैं कि उसके इस ड्रीम का क्या अर्थ है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ भी थेरेपिस्ट एक मार्गदर्शक की भूमिका में है, वो सिर्फ रास्ता बता रहा है क्लाइंट को, वो अर्थ नहीं बता दे रहा उस सपने का, वो क्लाइंट पर ही छोड़ता है कि वो खुद उसका अर्थ निकाले, तभी वो अपने बारे में जागरूक होगा। तो क्लाइंट को या ब्रेंडा को थेरेपिस्ट बोलते हैं कि आपके स्वप्न में अलग अलग जो चीजें आपने देखी, इसका क्या अर्थ हो सकता है। तो इसको करने के लिए आप अपने सपने का सजीव चित्रण कीजिए। तो एक बार ब्रेंडा वो पिंजरा बनती हैं और उसके क्या मनोभाव हो सकते हैं वो करके दिखाती हैं। फिर एक बार वो खुद बनती हैं, क्योंकि वो सपना देख रही थी, ये चीजें देख रही थी। एक बार वो हर एक बंदर बनती हैं, एक बार अपने माँ का भी रोल अदा करती हैं। इस तरह से सारी चीजें वो करके दिखाती हैं। तो ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत कारगर इनके लिए साबित हुई, क्योंकि ऐसा करने के क्रम में उन्हें ये चीज एहसास हुआ, उन्हें अचानक से ये चीजें क्लियर हुई, उन्हें समझ में आया कि ये ड्रीम कुछ और नहीं, ये स्वप्न कुछ और नहीं, बल्कि उनके हकीकत में, उनके जीवन में, उनके पति और 2 बच्चों के बीच में जो स्ट्रगल चल रहा है, जो टकराव चल रही है, उसी का स्वप्न में इस रूप में दिखाई दिया, जो उन्हें एक बड़ा बंदर और 2 छोटे बंदर दिखाई दिए थे। और इस तरह की बातचीत से, इस डायलॉग से
जो ब्रेंडा ने किया, कभी खुद का डायलॉग दिया, कभी माँ के रूप में माँ क्या कह रही है वो डायलॉग भी खुद ही बोले। तो इस तरह से उन्होंने रियलाइज किया कि वो अपने परिवार को पसंद भी बहुत करती हैं, प्यार भी बहुत करती हैं, जैसा वो 15 के लिए महसूस कर रही थी, लेकिन उनसे नफरत भी करती हैं, और जो उनके बीच में संघर्ष या शोर शराबा या उनके बीच में अच्छे संबंध नहीं है, उससे वो परेशान भी काफी हैं। और फिर उन्हें ये एहसास होता है कि उन्हें अपनी ये भावनाएं, जो भी उन्हें चीजें महसूस हो रही हैं, उसको उन्हें कैसे परेशानियों को दूर करना है। तो उन्हें समझ में आया कि उन्हें अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, और ये सब चीजें उन्हें अपने खुद से समझ में आया। इसमें उनके थेरेपिस्ट ने कुछ भी इंटरप्रिटेशन नहीं दिया कि आपके स्वप्न का ये मतलब हो सकता है, ऐसा थेरेपिस्ट ने कुछ भी नहीं बताया। उन्हें खुद ब खुद अपने स्वप्न का अर्थ समझ में आ गया, और यही किया जाता है गेस्टाल्ट थेरेपी में। जो थेरेपिस्ट होते हैं वो सिर्फ एक मार्गदर्शक होते हैं, वो चीजें कुछ बताते नहीं है। मेजर काम जो है वो क्लाइंट को ही करना है, उसे खुद समझना है। क्योंकि हमने शुरुआत की वीडियोस में देखा कि इसमें थेरेपिस्ट ये मान के चलता है कि व्यक्ति अपने अनुभवों के लिए एक खुद एक्सपर्ट है, वो अपने अनुभवों को जितना बेहतर समझ सकता है और आकलन कर सकता है, उतना दूसरा व्यक्ति यानी थेरेपिस्ट नहीं कर सकता है। ये मानकर चलते हैं इसमें। तो इतनी ही टेक्निक्स थी जो गेस्टाल्ट थेरेपी में आमतौर पर इस्तेमाल होती हैं, और ये जैसे मैंने बताया कि टेलर मेड होती हैं। हर व्यक्ति में हर टेक्निक इस्तेमाल हो ये जरूरी नहीं है, उसकी ज़रूरतों और उसकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए उस तरह की टेक्निक इस्तेमाल की जा सकती है। धन्यवाद।